बाबा रामदेव सामाजिक समरसता का प्रतीक है और गरीबों के आस्था के, जन जन के आस्था के केंद्र है। बाबा रामदेव की कृपा सब पर बनी रहे, उनके आशीर्वाद से सभी के घर में खुशहाली आए, सभी के घर में शांति हो, संपन्नता हो और हम सब मिलकर के देश को उन्नत करने का जो संकल्प लेकर के, देश को विकसित करने का जो संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चले, वो हमारा संकल्प सिद्ध हो, ऐसी बाबा से आशीर्वाद की कामना की है। रात्रि में देर रात जैसलमेर पहुंचना हुआ था। कर्नल सोनाराम चौधरी साहब जो 2014 से लेकर के 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते संसद में हमारे साथी थे, उनके असामयिक निधन के चलते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त करने और परिवार के साथ में दुख को साझा करने के निमित्त आज मोहनगढ़ जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले यहाँ जैसलमेर में अधिकारियों के साथ में बैठ कर के, एएसआई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर किस तरह से यहाँ जो जैसलमेर का किला है, इसके संरक्षण की गतिविधियों को तेज किया जा सकता है, इसके आस पड़ोस में जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड एरिया में पिछले दिनों में हुआ, उस सब को हटाने की क्या कवायद की जा सकती है, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बैठ करके विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, पर्यटन की गतिविधियों को कैसे तेज किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा की है। अभी हाल के दिनों में पर्यटन मंत्रालय ने मिनिस्टर ऑफ एविएशन के साथ में बैठ करके जैसलमेर और जोधपुर में हवाई या सेवाएं कैसे वापस बहाल भी हों और बढ़े भी, इन दोनों विषयों पर चर्चा की थी। मुझे प्रसन्नता है कि कल विंटर शेड्यूल जो रिलीज़ हुआ है और उसमें जैसलमेर को बॉम्बे से, हैदराबाद से, दिल्ली से कनेक्टिविटी मिली है। ये कनेक्टिविटी और बढ़े, जयपुर के साथ में भी कनेक्टिविटी बढ़े, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी और बढ़े, ताकि इस सीज़न में हम पर्यटकों, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को जैसलमेर तक लाने में कामयाब हो सकें। मैं आदरणीय राम नायडू साहब का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इस दिशा में निर्णय करवाया। साथ ही साथ में ये जो है हवाई सेवा कम से कम कुछ कनेक्टिविटी दिल्ली के और मुंबई के साथ वर्ष पर्यंत बनी रहे, इसके ऊपर हम जो है अभी कुछ विचार कर रहे हैं। मैंने आज जिला कलेक्टर से भी इस दृष्टिकोण से बात की है कि एक बार सारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज्म से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स भी इसमें साथ हैं और हम सब मिलकर के इसे जो है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का कोई मैकेनिज्म बना करके इसको आगे चला सके, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। सर, एसआई भर्ती को लेकर दो राय हो रही है, जहाँ सीएम कह रहे हैं कि डबल बेंच में नहीं जाएंगे, वहीं मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट ने रद्द ही नहीं किया। सर, क्या आप मामला है? देखिए, मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख करके मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे, उन सब दोषी लोगों को दंडित किया जाए, इस तरह का दृष्टिकोण प्रारंभ से अपनाया है। क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कई नौकरियां छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग किया है, 3-3, 4-4 साल उन्होंने नौकरी कर लिया। कुछ लोगों ने पाप किया होगा, उसके कारण से उनको जो है दंड मिले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी इसकी एक बार समीक्षा होकर के इस आदेश की और सब क्लैरिटी सबके सामने हो जाएगी। राहुल गांधी ने माननीय नरेंद्र मोदी की मदर पे कई कमेंट्स किए, अपमान की टिप्पणियां की है, किस तरह उनका इस तरह कहना, ये क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ चाहे किसी की भी हो, सबके लिए आदरणीय होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग संविधान की किताब जेब में लेकर के घूमते हैं, संविधान खतरे में होने की अफवाह फैला करके उसके रक्षक बनने की जो है प्रयास करते हैं, वो संविधान को जेब में रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं शायद कि संवैधानिक भाषा का उपयोग भी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए करना चाहिए।
ऐसी असंवैधानिक भाषा का उपयोग करके लाखों लोगों को आहत किया होगा। इसके साथ साथ में उनका चारित्रिक विकास किस दृष्टिकोण से हुआ ये भी लोगों के सामने स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि वो नामदार हैं और हम कामदार हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, वो नाम के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उनको लगता है कि शायद हम सारी सीमाओं से, सारे बंधनों से, सारे कानून से, सारी व्यवस्थाओं से और सारी संवैधानिक मर्यादाओं से परे हैं। उनको उनका मुबारक, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और हम सब मिलकर के लगातार देश को विकसित करने की दिशा का जो प्रयास है उस पर हम चलते रहें। बस इतनी ही हमारी अपेक्षा और संकल्प है। बीते दिनों एक डिबेट में करोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कहा कि राज्यसभा चुनाव में खुलेआम पैसे चले थे, पैसों का लेन देन हुआ था। क्या लगता है? मुझे लगता है किसी दो व्यक्तियों की निजी बातचीत और उनके बीच में जिस तरह का भी व्यवहार होगा उस पर टिप्पणी करने की मुझे न आवश्यकता है, न प्रासंगिकता है और न मैं उसकी कोई जरूरत समझता हूँ। क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में ऐसा होता है? मैं कह रहा हूँ कोई भी दो व्यक्तियों की इस तरह की वार्ता पर मैं किसी भी तरह टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, वोटों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग पर कांग्रेस आरोप लगाई ये पहली बार नहीं है। हर बीतने वाले चुनाव के बाद में, हर पराजय के बाद में कभी ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना, कभी वोटों की गिनती पे ठीकरा फोड़ना और अब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से कमजोर करने का एक सुनियोजित रास्ता जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और इंडी गठबंधन के लोगों ने अपनाया है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के लिए दुर्भाग्य का कारक बनेगा। ऐसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर के, उनकी स्वायत्तता को लेकर के, उनकी कार्यपद्धति को लेकर के जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, सामान्य जनमानस निश्चित रूप से उनसे आहत होता होगा। और तभी ये होता है कि हर चुनाव में जनता उन्हें लोकतंत्र के मैदान में नकार करके और अधिक हाशिए पर समेट देती है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वोट रिगिंग की होती या करवाई होती तो झारखंड में परिणाम जो है वो प्रतिकूल कैसे हो सकते थे? जिन प्रदेशों में जिस चुनाव उनके अनुकूल हो, परिणाम उनके अनुकूल हो, तब तो चुनाव आयोग बहुत सही है, ईवीएम भी सही है, और प्रतिकूल हो तब सब दोषी। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना जनता पहचान भी चुकी है और इसीलिए नकार भी चुकी है। पाकिस्तान के साथ जो टीटी की होने के बाद है, सिंधु चुनाव झेलम का पानी रोकने के बाद है, अभी तक वो हुआ नहीं। अभी भी इंदिरा गांधी के नाल अभी भी पानी की दिक्कत है, अभी भी किसानों की समस्या बरकरार है। देखिए, जो व्यवस्था 75 साल से बिगड़ी थी वो 75 घंटे में या 75 दिन में ठीक नहीं हो सकती। झेलम, चेनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान को दे करके 80% पानी पाकिस्तान को दे करके तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन नेतृत्व ने पाप किया था देश के किसानों के साथ। पाप का घाव जो लगभग 1960 से लेकर के आज तक 65 साल से जो घाव पाप का जो है वो गहरा से गहरा होता जा रहा था। चिंता मत करिए, थोड़े दिन में मरहम लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था का कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, मैं इस पर गए बिना ये जरूर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उसका लाभ जो है राजस्थान को और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। अमेरिका दौरा बनाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन दौरे को लेकर काफी चर्चाएं हैं, किस तरीके से देखते हैं? चलिए, मुझे लगता है कि बायलैटरल इश्यूज को इस तरह से हमको जेनेरिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन टैरिफ बम जो है अमेरिका का, उसमें हम लोग देखिए, भारत में पहले भी इस तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु एक्सप्लोजन किया था तब भी इस तरह के सेंसर्स और टैरिफ्स लगा करके हमको दबाने की कोशिश की गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये नए भारत की सरकार है। हम भारत के हितों से समझौता करने के लिए किसी भी जो है दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हम भारत के हितों से कहीं समझौता नहीं करेंगे।
भारत के किसान के हितों के लिए, भारत के मछुआरों के हितों के लिए, भारत के कुटीर उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से इस व्यवस्था में से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, लागत को कम करें, मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाएं और इसकी ताकत के आधार पर हम इस तरह के दबावों से आसानी से बच करके निकल पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि ये किरोड़ी मीणा और ये सब पूरे भर्ती घोटाले में लिप्त है पूरा। आपने भी कई बड़ी मछलियां शामिल थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। मुझे संज्ञान में नहीं है गहलोत साहब ने क्या कहा, लेकिन सरकार गहलोत साहब की थी। आरपीएससी के मेंबर सब अशोक गहलोत साहब ने खुद तय किए के बनाए थे। और अब तो रिकॉर्ड पे शायद मुझे लगता है जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है, मैं उतनी इसी की जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लिया है कि इन नियुक्तियां जो आरपीएससी में की गई उसके चलते हुए कहीं न कहीं व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अब उसका दोष अशोक गहलोत साहब खुद के सिर से उतार करके दूसरों के माथे मढ़ने की कोशिश करें तो ये तो इस लिए तो उनको जो है जादूगर उपनाम से सारा देश और प्रदेश पहचानता है। वो इस तरह का जादू जानते हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी चोरियों को, अपनी समय में हुए गलत कामों को दूसरे के माथे पर मढ़ दें। अब ये अलग बात है, माथा किसी का भी हो सकता है। जब वो विपक्ष में है तब माथा सरकार में बैठी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो सकता है। जब वो सरकार में थे तब अपनी पार्टी के, अपने पीसीसी चीफ के माथे मढ़ने की कोशिश की जा सकती है। संविधान में जो 130 संशोधन हुआ उसको लेके भी कांग्रेस और ये अशोक गहलोत बार-बार। मैं तो आप सब पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, अभी संविधान में संशोधन का विषय नहीं आया है, अभी तो होगा, अभी तो सिर्फ प्रस्तावना हुई है लोकसभा में और उसकी कमेटी बनी है जो संयुक्त समिति में जाएगा। संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी, लेकर के आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से ही पूछना चाहता हूँ, क्यों कर चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, क्यों कर वो कानून की व्यवस्था में उनको एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए? एक बार मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर ओपिनियन पोल आप लोगों को जरूर करना चाहिए। परिणाम आएंगे तब जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। सर, जैसलमेर की बात करें, कोर्ट को जैसलमेर किले की दूसरी गेट को लेकर एक आवाज चल रही थी। इससे पूर्व जब आप आए थे एक बार जीत भी किया था। आज भी आर्कोलॉजी सर्वे अभी हमने उसको, सबसे बड़ी बात है कि सर धड़ल्ले से आज भी फोर्ट के अंदर निर्माण चल रहे हैं। अगर आप जाके देखेंगे रिंग रोड पर खड़े होकर तो धड़ल्ले से नई बिल्डिंगें बन रही है, टीन सेट ऊपर लग रही है, कहीं न कहीं धरोहर को खराब किया जा रहा है। हमने आज भी उसको रिव्यू किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि वो ऐसी सारी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई करें, क्योंकि अल्टीमेटली एएसआई सिर्फ वार्निंग कर सकती है, वो जिला प्रशासन को सिर्फ सूचित कर सकती है कि इस तरह का अवैध निर्माण हो रहा है। अवैध निर्माण को रुकवाना, अवैध निर्माण को रोक करके उस पर कार्रवाई करना, ये सब जिला प्रशासन के जिम्मे है। अभी सुबह ही हमने जिला प्रशासन और एएसआई के अफसर्स के साथ में बैठ करके इस विषय पर वार्ता की। सामान्य तो होता है कि जब कोई इस चीज़ की कंप्लेंट लेकर पहुंचता है सामाजिक कार्यकर्ता या स्थानीय निवासी, तो कहा जाता है कि आर्कोलॉजी का मामला है। स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं होता ही बरसता है। चलिए, अब इस पे मैं क्या टिप्पणी। जैसलमेर में ट्रेनों का बहुत बड़ा अभाव है, डायरेक्ट वंदे भारत की भी मांग उठी कई बार। चलिए, आगे आने वाले समय में कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बातचीत हुई और मुझे लगता है कि कुछ समाधान कम से कम दिल्ली की कनेक्टिविटी को लेकर के सुधरने वाले। जयपुर की भी नहीं है, जयपुर की रात को ट्रेन चलती 3 बजे। चलो साहब, धन्यवाद। कल सोशल मीडिया पर आपके क्षेत्र में वीडियो वायरल जहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो आपकी तारीफ कर रहे थे, तो वह बीजेपी की कमी रहेगी, गजेंद्र सिंह टीम नहीं बनेगी। उसके बाद मुझे लगता है मैंने तो उनसे कहा था, क्योंकि वो नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के बहुत करीबी रहे हैं और अशोक गहलोत साहब का बहुत स्नेह उनके साथ में रहा, आशीर्वाद रहे। तो मैंने कहा कि वो, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का स्नेह देखा है, इसलिए शायद उनको ऐसा लगता होगा कि मुख्यमंत्री अगर अपने शहर का होता है तो उससे जो है उससे कुछ लाभ व्यक्तिगत रूप से या क्षेत्र को भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है सहज भाव से की गई ऐसी टिप्पणियों पर कहीं कोई वापस प्रत्युत्तर देने की, काउंटर टिप्पणी करने की न तो कोई आवश्यकता है, न कोई वो मीडिया का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि कौन व्यक्ति किस पद पर काम करेगा। जिस पाइपलाइन से मैं आता हूँ, जिस विचार परिवार से मैं आता हूँ, वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, दायित्व महत्वपूर्ण नहीं है। जिस व्यक्ति को जो दायित्व दिया जाए
इसीलिए हम उसको पद के बजाय दायित्व की बात करते हैं कि जो जिसको काम दिया जाए वो काम वो ईमानदारी से करे, पूरे लगन और मनोयोग के साथ में करे, इस तरह की अपेक्षा की जाती है। पार्टी ने मुझे अभी जो काम दिया है मैं उस काम के साथ में के लिए काम कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में कौन किसको कब क्या दायित्व मिलेगा और ये आवश्यक नहीं है। जिस परिवार में और जिस व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं कि वहाँ आने वाले समय में या आने वाले वर्षों में कभी राजनीतिक क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता, जिसमें गजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, कि वो राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करे, आवश्यक नहीं है। कल परिवार यह कहे कि तुमको जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में वहाँ जाकर वनवासियों के बीच में, गिरिवासियों के बीच में जाकर के काम करना है, या किसी सेवा के किसी दूसरे जो है क्षेत्र में जाकर के काम करना है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इतना कह सकता हूं कि अगर ऐसी कोई भी जिम्मेदारी भी दी जाती है तो मुझे लगता है इसी उत्साह से, इसी ऊर्जा से, इसी प्रसन्नता से, इसी उमंग से और इसी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए उस काम को भी पूरा करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि जो भी कोई काम दिया जाएगा, चाहे वो गिरिवासियों व निवासियों से जुड़ा हुआ हो और चाहे सेवा के किसी भी या राष्ट्र निर्माण के किसी भी अंग उपांग से जुड़ा हुआ हो, अल्टीमेट एम जो है वो भारत माता की जय करना है। अब भारत माता की जय करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, हर रास्ते पर काम करने के लिए कार्यकर्ता को तैयार रहना चाहिए। सर, नाइट टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि जैसे इंदौर में चल रहा है वैसे राजस्थान में और जैसे गर्मियों में भी टूरिज्म हो सकता है, नाइट टूरिज्म के भी। मैंने स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग में अभी स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म के डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स के साथ जब बैठक की थी पिछले सप्ताह में, तब उनको इस बात का निर्देश दिया है कि उनको इस तरह की योजना बनानी चाहिए। अल्टीमेटली टूरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था के हिसाब से राज्य सरकार को प्राथमिकता से देखना ऐसा विषय है, तय राज्य सरकार को करना है, लेकिन उसके लिए अगर किसी तरह के साधन संसाधन की आवश्यकता होगी हम निश्चित रूप से राज्य सरकार का सहयोग करेंगे। सर, जैसलमेर के मेगा गांव में 21 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, क्या लगता है उसके संरक्षण की किस तरीके से बेहतर प्रयास? मैंने एएसआई को कहा है कि एएसआई उसके ऊपर इमीडिएटली कॉग्निजेंस ले, उनको देखे, ढूंढे, निकाले और ऐसे कहीं और भी इस तरह के एविडेंसेस अगर वहाँ हैं तो उन एविडेंसेस को भी कलेक्ट करें, ताकि हमें अध्ययन में, शोध में ऐसे विषयों को, ऐसी जो है रिकवरीज जो है उनके माध्यम से नई दिशा और गति मिल सके। जुरासिक काल का काफी ज्यादा लाठी फॉर्मेशन में जो इलाका है जैसलमेर, उसे किस तरह संरक्षित करना चाहिए, क्या लगता है टूरिज्म की दृष्टि से, साथ ही साथ शोध की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं मानता हूं कि स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे सारे विषयों पर गंभीरता से काम करता है और जहां कहीं भी आवश्यकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन सारे विषयों पर उनका सहयोग भी करती है स्टेट की। ऐसे सारे फाइंडिंग्स के प्रति हम गंभीर होकर के उन फाइंडिंग्स को भविष्य में और उपयोगी कैसे हो सके इस दिशा में विचार करते हुए उस पर काम करते हैं।